तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह और हमें लगभग जो बेसिक चीज़ें थी वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब मैं सीधे वर्णमाला की ओर चलता हूँ और इसके बारे में भी जो भी हम जान सकते हैं बेसिक से एडवांस तक सब कुछ जानेंगे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जो हमारी वर्णमाला होती है वो वर्णों की ही एक माला होती है, वर्णों की ही एक माला सी होती है, उसको वर्णों की माला बोलते हैं। तो जो भी छोटा आ से लेकर के ज्ञान तक जितने भी वर्ण होते हैं, छोटा आ से ज्ञान तक जितने भी वर्ण होते हैं वो सभी वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। टोटल होते हैं 52 वर्ण। अब एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई ऐसी क्रम से चीजें लिखी हुई होंगी तो वो वर्णमाला कहलाएगी। जो भी चीजें एकदम क्रम से लिखी होंगी, सारे के सारे वर्ण क्रम से लिखे होंगे, तभी वह वर्णमाला कहलाएगी। अगर वर्णों को उल्टा सीधा लिख दिया जाता है, वर्णों को यदि उल्टा सीधा कुछ भी लिख दिया जाता है तो फिर यह वर्णमाला नहीं होगी, यह केवल और केवल एक वर्ण समूह कहलाएगा। केवल और केवल एक वर्ण समूह कहलाएगा, ना कि वर्णमाला। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारी हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? तो कुल 52 वर्ण होते हैं, 52, जिसमें कि स्वरों की संख्या 11 होती है, हमें पता है, और व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या 33 मतलब कि 33 होती है। इसके बाद टोटल ये हो जाते हैं 44। इसके बाद हमारे आते हैं ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। 4 ये हो जाते हैं और 4 ये हो जाते हैं। टोटल ये हो जाते हैं 52। टोटल ये 52 वर्ण हो जाते हैं। अब इनमें जो मुख्य हैं वो तो यही हैं, इनके अलावा भी तो होते हैं वर्ण। भाई अंग और आहा कहाँ हैं? भाई जो भी छत्रज्ञ जो संयुक्त व्यंजन वो कहाँ हैं? वो भी तो होते हैं ना भाई, वो कहाँ जाएंगे? तो अयोगवाह 2 हो जाते हैं, अयोगवाह 2 हो जाते हैं। फिर संयुक्त व्यंजन भी 4 हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हो जाते हैं। फिर जो द्विगुण या ताड़न जात हमने इसकी पहली क्लास में पढ़ा था, डा और ढा होते हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो हम जितने भी चीजें हैं सब चीजें हम बेसिक से पढ़ेंगे। अब मैं शुरुआत करता हूँ कि जो वर्णों की माला है उसमें जो इसको 2 प्रकार से बांटा जाता है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। कहीं कहीं पर इसको तीसरा भाग भी बनाया जाता है, जिसको हम अयोग भाग के नाम से जानते हैं, अंग और आहार। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें केवल स्वर और व्यंजन से ही समझना है कि वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक को स्वर कहते हैं और दूसरे को व्यंजन कहते हैं। स्वर वही होते हैं जो मात्राएं होती हैं। मात्राएं हमने पिछली क्लास में पढ़ ली हैं। तो स्वर कितने होते हैं? 11। मैंने बताया था कि जो दृश्य रूप में जो दिखती हैं मात्राएं वो केवल 10 होती हैं, क्योंकि छोटा की मात्रा दिखती नहीं है, इसीलिए दृश्य रूप में केवल 10 होती मात्राएं, और वैसे 11 मात्राएं होती हैं और 11 ही स्वर भी होते हैं। स्वर की एकदम सिंपल सी डेफिनेशन होती है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वही स्वर हैं। जिनको बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वो स्वर हैं। जिनका खंडन नहीं किया जा सकता है या जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है वो स्वर हैं। व्यंजन वर्णों का जो सहारा बनते हैं वो स्वर हैं। सब कुछ स्वर है, कर्ता धर्ता।
अब जो व्यंजन होते हैं, तो जो वर्ण स्वरों की, अब इसको हम हटा दे रहे हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। का से लेकर के ज्ञा तक इन सभी में छोटा आ की मात्रा जुड़ी हुई होती है। अब अगर एकदम शुद्ध अगर व्यंजन का रूप लिखा जाएगा तो इनके सब के नीचे नीचे हल चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि ये इनसे स्वर को हटा दिया जाएगा और स्वर के बिना इनको उच्चारण करना असंभव होता है। जो हमारी हिंदी भाषा है वो एकदम साइंटिफिक है, एकदम साइंटिफिक है। अगर इससे हमने छोटा आ की मात्रा को हटा दिया तो आप इसको कितनी भी कोशिश कर लेना, इसको आप बोल ही नहीं पाएंगे। कितनी भी कोशिश कर लेना, छोटा आ की मात्रा जरूर निकलेगा। केवल लिखा जा सकता है, बोला नहीं जा सकता। बोला जाएगा तो स्वर वर्णों की सहायता से ही बोला जाएगा। इन वर्णों के कर्ता धर्ता स्वर है। ये छोटा सा डिफरेंट है दोनों में, स्वर और व्यंजन में। अब हम सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्वरों के बारे में। स्वरों को कई प्रकार से अलग अलग रूप से बांटा जाता है। मैं शुरुआत करता हूं। स्वरों के प्रकार सबसे पहले पढ़ते हैं मात्रा के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। मात्रा के आधार पर मात्रा के आधार पर स्वरों की कितने भेद होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वरों के तीन भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों के तीन भेद होते हैं। नंबर एक होता है जिसको हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। नंबर दूसरा होता है दीर्घ स्वर और नंबर तीसरा होता है प्लुत स्वर। तीन प्रकार से मात्रा के आधार पर स्वरों को बांटा जाता है। एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है और एक प्लुत स्वर होता है। तो ह्रस्व स्वर का मतलब, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं हम ह्रस्व स्वर को, या हम इसको मूल स्वर भी बोलते हैं। तीन नाम से। इसी प्रकार से हम दीर्घ स्वर को भी हम द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं और इसको हम गुरु स्वर भी बोलते हैं। प्लुत स्वर को हम त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं प्लुत स्वर को। अब ह्रस्व स्वर जो होते हैं, जो एक मात्रा वाले स्वर होते हैं, जो मूल स्वर होते हैं, मतलब कि एकदम वो खुद के रूप में होते हैं। मूल स्वर का मतलब, मूल का मतलब होता है एकदम जड़, जहां से उनकी शुरुआती हुई है, जहां से उत्पत्ति हुई है, वो मूल होता है। तो ह्रस्व स्वर जितने भी होते हैं वो एक मात्रा वाले स्वर होते हैं। एक मात्रा वाले इनका चिन्ह ये होता है, और गुरु स्वर का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। और प्लुत स्वर का एकदम जो लंबी ध्वनि होती है वो होती है। त्रिमात्रिक स्वर होता है, इसकी ओम को हम समझ लेते हैं। तो ह्रस्व स्वर में जितने भी आएंगे, एक मात्रा वाले स्वर आएंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये चार ह्रस्व स्वर होते हैं जिनको बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगता है। ये ह्रस्व स्वर। दूसरे में आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब द्विमात्रिक स्वर, मतलब कि जिन वर्णों को बोलने में दो मात्रा का समय लगता है, या जिन वर्णों को बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर या गुरु स्वर कहलाते हैं। इनमें इनकी बड़ी मात्रा हो जाएगी बड़ा आ, छोटी के बाद हो जाएगी बड़ी ई, छोटा ऊ के बाद हो जाएगा बड़ा ऊ, इसके बाद ए भी होता है, आय भी होता है, ओ होता है और औ होता है। टोटल इनकी मात्रा होती है 7।
दीर्घ स्वरों की कुल 7 मात्राएं होती हैं। 7 होते हैं दीर्घ स्वर, केवल 7 होते हैं। ए ह्रस्व नहीं है, ए दीर्घ है, क्योंकि ए को हम लंबे समय तक प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन इनको लंबे समय तक प्रोनाउंस करना या बोलना संभव नहीं है। यदि हम इसको छोटी ई को यदि हम लंबे समय तक बोलेंगे तो फिर वो उच्चारण स्थान बड़ी ई का निकलेगा, न कि छोटी ई का। इसको तो हम बोल सकते हैं, जैसे मैं बोलूंगा छोटा तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन यदि इसको बोलना है तो आ इस तरीके से बोलना पड़ता है। छोटा ऊ को यदि मैं बड़ी लंबी खींचूंगा तो ये ऊ की जगह पर इस बड़ा ऊ की मात्रा निकलेगी, लेकिन जब इसको बोलेंगे तो ए लंबे समय तक बोल सकते हैं, इसीलिए इसको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। इसके बाद फिर आए, इसमें तो 2 मात्राएं हैं, ओ इसमें भी ओ 2 मात्राएं हैं, औ इसमें भी 2 मात्राएं हैं, तो ये दीर्घ स्वर होते हैं। और तीसरा और आखिरी इसका प्लुत स्वर, मतलब कि कोई भी ऐसी ध्वनि जिसको लंबे समय तक खींचा जाए वो प्लुत ध्वनि है। इसका वैसे किताबों में तो केवल एक होता है जिसको हम बोलते हैं ओम, बस। लेकिन मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूँ कि जितनी भी लंबी खींचने वाली ध्वनियाँ होंगी वो सभी प्लुत ध्वनियाँ कहलाएंगी, सारी की सारी प्लुत ध्वनियाँ कहलाएंगी। जैसे जब भी किसी मंदिर की घंटी बजती है तो वो लंबे समय तक उसका शोर सुनाई देता है, तो प्लुत ध्वनि है। कोई पहाड़ों पर कोई आवाज बोल दी जाती तो वो आवाज काफी देर तक गूंजती रहती है, तो वो भी प्लुत ध्वनि है। जैसे कोई आलाप छेड़ता है, सारे गामा का की प्रैक्टिस करता है ना, तो वो सब कुछ प्लुत ध्वनियां हैं, सारी की सारी ध्वनियां प्लुत ध्वनियां हैं। तो ये तो मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ये देख लेना है, इसको गौर करना है, लिख लेना है। इसके बाद मैं कुछ थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन होती है कि ध्वनि किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं। अक्सर मोस्टली इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है लोगों की, तो पहले इनको क्लियर कर देता हूँ कि जो ध्वनि मतलब ध्वनि एक कानों में पड़ने वाली ध्वनि, उस तरीके से हमें समझ में आती है। तो जितने भी वर्ण हैं, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण या ध्वनि कहते हैं, और इसको भी भाषा की सबसे छोटी लेकिन लिखित इसमें हम लिखित जोड़ेंगे, लिखित इकाई, और ये बोलने के ऊपर है। तो जो भाषा की सबसे छोटी प्रोनाउंस मतलब उच्चारण के आधार पर ध्वनि है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। जब भी हम छोटा आ से ज्ञान तक वर्णों को लिखेंगे तो वो वर्ण कहलाएंगे, और जब उनको बोलेंगे तो वो ध्वनियां कहलाएंगे। लेकिन जो अक्षर होते हैं, अक्षर कब कहलाते हैं? तो अक्षर जो होंगे, आपके आ से ज्ञान तक सभी अक्षर हैं, लेकिन बस छोटा आ से स्वर तो सभी के सभी हैं ही। इसमें जितने भी आपके स्वर हैं ये तो कंपलसरी हैं, प्लस अयोग वाह भी है इसमें। और दूसरी चीज, जो व्यंजन वर्ण हैं वो स्वर सहित होते हैं, मतलब कि उनमें हलचिन्ह नहीं लगा होता, वो आधे नहीं होते हैं, वही अक्षर कहलाते हैं। और वर्णों में जो वर्ण होते हैं उनमें क्या होता है, जो व्यंजन होते हैं का से ज्ञा तक, ये मूल रूप में होते तो इनके नीचे हमेशा हल चिन्ह लगता है, और यही वर्ण कहलाते हैं। तो अक्षर में अंतर इतना होगा कि जो व्यंजन होंगे उनके नीचे हल चिन्ह नहीं लगेगा, और जो वर्ण होंगे उनके नीचे हल चिन्ह लगता है, ये वर्ण कहलाते हैं। ये भी वर्ण कहला सकते हैं, ये भी अक्षर कहला सकते हैं, लेकिन अक्षर इसको नहीं कहा जा सकता। अक्षर होते हैं स्वर सहित, और जो वर्ण होते हैं उनमें व्यंजन स्वर रहित होता है, जिसके पास स्वर का अभाव हो या जिसके पास स्वर की सहायता ना हो। बेसिक्स। अब हम अगली क्लास में समझेंगे कि स्वरों को और किस किस कौन से सजाती स्वर होते हैं, विजाती स्वर होते हैं,
आवृत्ति के आधार पर किस तरीके से स्वरों को बांटा जाता है वो अगली क्लास में पढ़ें। थैंक यू।